ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत के इस आभासी मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में सबसे पहले सम्माननीय सुनीता चांदना जौनसार पब्लिक स्कूल चकराता उत्तराखंड से। इसके बाद सम्माननीय मिसेज प्रीति पुरोहित न्यू हॉरिजॉन वर्ल्ड एकेडमी कल्याणा मुंबई से। राधिका जी तक्षशिला पब्लिक स्कूल हैदराबाद से जुड़ी हुई है। भाग्य लक्ष्मी जी तक्षशिला पब्लिक स्कूल से जुड़ी हुई है। रेखा चंद्रकांत बारी नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल से जुड़ी हुई है पुणे से। निशा गुप्ता जी महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा दिल्ली से जुड़ी हुई है। रेखा वर्मा तक्षशिला पब्लिक स्कूल अ, हैदराबाद से जुड़ी हुई है। और श्रीमती रीना सिंह जी नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल पुणे से जुड़ी हुई हैं। हेतल मणियार अपोलो इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हुई हैं। और जे रमणी मैडम पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल हयात नगर से जुड़ी हुई हैं। और मित्तल बेन पटेल महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल स्कूल नॉर्दर्न सूरत से जुड़ी हुई हैं। और मिसेज हेमूबाला सिंह ब्रिगेड पब्लिक स्कूल हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर सीमा शर्मा जी जनरल जनरल राज स्कूल न्यू दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। अंकिता अंकिता जी जुड़ी हुई हैं नालंदा नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल मणिपुर पुणे से। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं अब तक। और सर आपने अभी मेरा नहीं बोला। आप एक्चुअली जिसका नाम वहाँ दिख रहा था मैंने बोल दिया है चैट बॉक्स में। और सम्माननीय तरुण नागपाल जी किस स्कूल से हैं आप? नालंदा से तक्षशिला से। शीला पब्लिक स्कूल जी हैदराबाद। हैदराबाद से। तो देखिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने ईमेल सभी को कर दिया है और सभी लोगों ने देखिए बहुत अच्छा अभी बैकग्राउंड लगा लिया है। और आज हमारे साथ जो है सम्माननीय श्रीमती हमारी बड़ी बहन किरण शर्मा जी जुड़ी हुई है जो कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली पुलिस है होमगार्ड। और आप जो है आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की प्रमुख उद्घोषिका भी हैं न्यूज रीडर। और साथ में जो है आज आपको सभी को जानकर बहुत खुशी होगी बैनर पर भी आप लोग देख रहे होंगे हमने जो है लिखा हुआ है। और उसमें जो है मैडम को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय द्वारा को जो है राष्ट्रीय पदक दिया गया है। तो आप सभी को जान करके बहुत खुशी होगी। आज हमारे बीच सम्माननीय जुड़ी हुई हैं। और अभी हमारे स्क्रीन पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी बहुत ही अच्छी तस्वीर है। और सभी लोगों को मैं दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संस्था कोई भी हो वह केवल और केवल आप लोगों के सहयोग से चलती है। आज देखिए हमारे साथ जो है जो लोग जुड़े हुए हैं श्रीमती रमणी जी और प्रीति पुरोहित जी रेखा चंद्रकांत बारी जी रेखा वर्मा जी श्रीमती सुनीता चांदना जी तरुण नागपाल जी और राधा मैडम जी और अंकिता अंकिता जी आसिया जी दीक्षा हरवाणी जी हेमू बाला जी हेतल मनियार जी मित्तल जी और रीना सिंह जी राधा जी श्वेता राय जी और विद्या मैडम जी। तो अब हम देरी नहीं करते हुए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और जोरदार सभी लोग
ताली बजा करके और अपने हार्ट को टच करके सम्माननीय श्रीमती किरण शर्मा जी को, जिन्हें लगभग 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, और तमाम सेशंस जो है मैडम लेती हैं डिफेंस के और नेशनल करिकुलम के, और साथ में जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर जो है बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग आज तक मैडम ने लिया है। और आज हमें सुनने को मौका मिलेगा, हम सभी लोग मैडम को सुनने सुनने जा रहे हैं। और आज की जानकारी सभी लोग अपनी डायरी लिए हुए हैं। डायरी एक बार दिखा दीजिए सभी लोग, डायरी दिखाइए, डायरी और पेन। जी, डायरी और पेन सभी लोग लिए हैं। तो क्वेश्चन किया जाएगा और आज का जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें जो है, जो फीडबैक फॉर्म हम डालेंगे जूम ऐप इसमें चैट बॉक्स में, उसमें क्वेश्चन किया जाएगा, आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। और इसलिए आप सभी लोग अपनी डायरी और पेन में जो है बिल्कुल सक्रिय रहिए, और क्वेश्चन और आंसर जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड पूछेंगे, इसलिए आप लोग उसको लिखिए, मेन पॉइंट लिखिए, जानकारी लिखिए। और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी मैडम देने जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में जो है आप लोगों का आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत बहुत अच्छा होगा। आज के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और साथ में जो है मैं अब मंच पर सम्माननीय हमारी बड़ी बहन श्रीमती किरण शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी। आज का जो कार्यक्रम है वो एक व्यवहारात्मक बिहेवियरल कार्यक्रम है, और जिसमें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी एनसीएफ, और साथ में जो है आप लोग बहुत अभी दिखाई दे रहा है ना, एनईपी एनसीएफ और पीएचडी। तो पीएचडी कोई डिग्री नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें। पीएचडी डिग्री नहीं है कोई, ये जो है आपका, ये सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी उसमें। और आपका जो है स्वास्थ्य से कैसे अच्छा रहेगा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस कैसे दूर होगा, ये सारी चीज जानकारी दी जाएगी। और आज के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में महोदया का स्वागत है, सम्माननीय श्रीमती किरण शर्मा जी। सबको नमस्कार। और इतने नमस्कार सुंदर मैडम। शब्दों के साथ जो है डॉक्टर परमानंद शुक्ल जो है उन्होंने इस आज जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि आज का ये सेशन एनईपी एनसीएफ और पीएचडी मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और साथ में पीएचडी। तो इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये कोई डॉक्टरेट वाली उपाधि जो है उसके लिए दिए जाने वाला ये नहीं है कार्यक्रम। लेकिन क्योंकि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी, और यही होती है क्रिएटिविटी, ये मैं बधाई के साथ डॉक्टर परमानंद शुक्ल जी को उनकी जो अभिव्यक्ति का जो ये सीमाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ऊंचाइयां छूती जा रही हैं। और उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में पीएचडी को शामिल करके ये साबित कर दिया है कि वो अपने कार्यक्रम के प्रति कितनी संजीदगी के साथ सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और आगे आप लोगों के लिए भी उस चीज का फायदा हो इसके लिए मेहनत करते हैं। और उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में पीएचडी को शामिल करके, जिसका मतलब है पब्लिक हेल्थ डिफेंस। तो पब्लिक हेल्थ डिफेंस कैसे होगा, क्योंकि शिक्षा जो है, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं ये कहूंगी कि शिक्षा वो दीपक है जो केवल अंधकार दूर नहीं करता बल्कि भविष्य की दिशा को भी प्रकाशित करता है। और यही
ज्ञान शक्ति फाउंडेशन का जो है मूल मंत्र है। डॉक्टर परमानंद शुक्ल जी जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार सभी के जीवन को आलोकित किया जा सके, उसको प्रकाशमय किया जा सके, इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जो हमारे भविष्य को भी, हमारे आने वाले कल को भी जो है प्रकाशित करने का हौसला और आत्मविश्वास हमें ये देता है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में तो विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, मैं और ये आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि बहुत वर्षों के बाद ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण थे कि ये सारे बदलाव करने की और इन सारे बदलावों को लेके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत जो महसूस हुई। तो ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा, पहले तो एक प्रसंग आप सबसे, क्योंकि हमारी इस कार्यक्रम की रोचकता भी बनी रहे, इसके लिए एक प्रसंग आप सबसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि एक संत हुए, फकीर की तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे और एक कुटिया में अपना निवास स्थान बना रखा था। उनके पास वही दिनचर्या, अपने खाने के लिए जो भी भिक्षा प्राप्त करते थे उससे खा के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो अपनी कुटिया में ठंड का समय था, रहते हुए रात्रि के समय जब वो सो रहे थे, तो संत प्रवृत्ति क्या होती है, आज मैं जो भी कमाया है उसको आज ही खाने का, अपना जीवन यापन का ज्यादा संचित करने की भावना रखते नहीं। तो रात्रि के समय जब कंबल ओढ़ के सो रहे थे, तो दो चोर अचानक से उनके घर में, उनकी कुटिया में प्रवेश कर गए। तो संत स्वभाव देखिए कि जैसे ही वो दोनों चोर उनकी कुटिया में आए, उनकी नींद खुली और उन्होंने उन दोनों चोरों की, उनकी मंशा भाप ली कि देखा जब चोरों ने कि इस कुटिया में तो कुछ है ही नहीं, क्या चोरी किया जाए। तो संत जो है, जैसे ही उनको पता चला कि चोर घुस आए हैं कुटिया में, तो उन्होंने कहा कि माफी चाहूंगा कि आपने जो है यहाँ आके मेरा सौभाग्य कर दिया कि मेरी कुटिया में आप लोग आए हो। क्योंकि चोरों का जो स्वभाव है ना, कहाँ किसके पास जाएंगे चोरी करने। जो चोर जो चोरी करने जाते हैं, जहां उन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ कुछ मिलेगा, सम्राट हो, राजा महाराजा हो, धनी धनवान लोग हो, उनके पास जाते हैं ना चोरी करने। तो उन्होंने कहा, संत ने कहा कि देखिए आप लोगों ने यहाँ आके मेरा भाग्य जागृत कर दिया। आप लोग आए, आपके चरण यहाँ पड़े, तो इससे मुझे जो है, मुझे ये अनुभूति हो रही है कि मैं भी कहीं ना कहीं का सम्राट हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ कुछ पाने की इच्छा से आए हैं। भले ही चोरी करके लेने की इच्छा है, लेकिन आप लोग ये सोच के आए कि मैं कुछ दे सकता हूँ। तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो जो है आंसुओं से रोने लगे, आंखों से उनके अश्रुधारा बह पड़ी। संत प्रकृति, अब चोर ये देख के असमंजस में पड़ गए कि ये तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ, हमने इतनी चोरियां की है लेकिन ऐसे व्यक्ति से तो कभी मिलना नहीं हुआ जो हमें देख के रो इसलिए रहा है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कैसे सेवा करूं, आपको क्या दिया जाए आपको। फिर उन्होंने संत से पूछा इसमें रोने की क्या बात है। बोलते नहीं नहीं, आपकी वजह से जो है मेरा इतना भाग्य उदय हो गया कि आपने ये यहाँ पे जो पदार्पण किया है, तो मैं लेकिन आपकी सेवा कैसे करूं, मेरे पास तो ये कंबल ओढ़ के जो वो सो रहे थे ना, उन्होंने कहा मेरे पास ये कंबल है, आप कृपा करके ये कंबल लेके जाइए। अब वो बोलते और देखिए मना नहीं करना, अगर आपने मना कर दी ये कंबल आप नहीं लेके गए ना, तो मुझे बहुत अफसोस होगा कि मैं आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाया। तो आपने मना नहीं करना है और ये कंबल आपको लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक दो दिन पहले बता देते तो मैं जरा कहीं से याचना करके भिक्षा लेके कुछ आपके लिए रखता, ताकि आप कुछ लेके जा सकते। मेरे घर आए हैं, मेरी कुटिया में आपके चरण पड़े हैं, लेकिन क्योंकि आपने बताया नहीं, अचानक आ गए,
अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे पास केवल ये कंबल है, तो आप ये कंबल यहाँ से ले जाइए, ताकि मुझे ये जो है मेरे मन में ये पछतावा ना हो कि आप आए और मैं आपके किसी काम ना आ सका। अब ऐसा स्वभाव, संत स्वभाव देख के दोनों चोर घबरा भी गए और मन में सोचे ये कैसे प्राणी से वास्ता पड़ गया आज तो हमारा, है कि मतलब ये तो, हम तो कहाँ चुरा के ले जाने की इच्छा रखते हैं और ये तो देने के लिए इतने आतुर हुए जा रहे हैं कि जब तक ये लेके नहीं जाएंगे तो पीछा वैसे नहीं छोड़ेंगे। तो केवल उनका मन रखने के लिए उन्होंने वो कंबल लिया, जो कंबल संत ने ओढ़ा हुआ था। तो देखा, अरे कंबल के सिवाय तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वस्त्र के नाम पे एक केवल लंगोट बांधे हुए पड़े थे, और उसी कंबल से ओढ़नी, उसी की चादर और ये सब बना के उसी कंबल के सहारे वो अपनी रात जो है, इतनी ठिठुरती हुई रात में बैठे हुए थे, अपना विश्राम कर रहे थे। लेकिन संतुष्टि थी मन में और देने की भाव थी। और ये बताया उन्होंने चोरों को कि आपने जो है आकर के हमें जो है मेरा भाग्य उदय कर दिया, कि मुझे सम्राट होने का एहसास दिला रहे हो आपकी, आप कुछ समझ के कुछ लेने की इच्छा से आए हैं, तो ये कंबल आपको लेके जाना पड़ेगा। तो उनके मन रखने के लिए वो कंबल उन चोरों ने उनसे लिया और उसको लेके चलने लगे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो बड़े ही आदेशात्मक आवाज में उन्होंने, संत फकीर ने कहा कि ऐसा है, दरवाजा बंद करके जाना और मुझे धन्यवाद तो करते हुए जाओ, कि कंबल लेके जा रहे तो मुझे मेरा धन्यवाद कर दो, और ये दरवाजा बंद करके जाना। चोरों को फिर लगा कि ये कैसी आदेश भी है, और मतलब देने की भावना तो उन्होंने दिखाई दी, लेकिन देखिए, पर उन्होंने समझा कि चलिए जो ये कह रहे हैं, जैसी उनकी भावना, जो जो उनके बोलने का जो लहजा था, उन्होंने उस आदेश का पालन किया और जाते हुए उनका मन रखने के लिए ही सही, लेकिन वो संत का कंबल देने के लिए धन्यवाद अदा किया और वो दरवाजा बंद करके निकल गए। खिड़की से संत ने उन्हें जाते हुए देखा। उसके एक दो दिन के बाद पता चला कि वो चोर जो है पकड़े गए, साथ में वो कंबल भी पकड़ा गया। चोरों की पेशी हुई, मजिस्ट्रेट के सामने लेके आए गए उनको। और जो कंबल जो है वो मजिस्ट्रेट ने भी पहचाना कि अच्छा ये कंबल तो है, जाना पहचाना लग रहा है, ये तो संत फकीर जो है उनका कंबल है, ये भी तुमने चुरा लिया, वहां पे भी तुम अपने वो चोरी करने की इच्छा से पहुंच गए। अब सच सच बता देना, क्योंकि अगर वो संत कबीर जो हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया और उन्होंने ये कह दिया कि ये कंबल तुम लोग चोरी करके लेके आए हो, तब तो मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये देख लेना, क्योंकि अगर उनका वक्तव्य जो है, संत जो है उनका वक्तव्य ये मायने रखता है कि अगर 100 लोग भी आके बोले तो भी उनका वक्तव्य जो है वो ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि अगर उनको बुला लिया गया और उन्होंने कह दिया ये चोरी का कंबल है, आप चोरी करके लेके आए हैं, तो मैं आज जो सजा दूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही उसको, संत को बुलाया गया। मजिस्ट्रेट के सामने जब वे आए, उन्होंने पूछा कि ये आपका कंबल है? उन्होंने कहा बिल्कुल मेरा कंबल है। अच्छा, ये चोरी करके लेके गए हैं? ये चोरी हो गया था? बोलते नहीं, ये तो भले मानुस हैं, ये कंबल चोरी करके नहीं ले गए, ये मैंने इनको दिया था, आग्रह पूर्वक मैंने इनसे कहा था ये ले जाइए, ये मैंने इनको भेंट स्वरूप दिया। और इन्होंने, ये तो इतने भले मानुस है, इन्होंने तो जाते हुए मुझे धन्यवाद भी किया कि आभार आपका। तो मैंने इनको कंबल भेंट किया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, हिसाब बराबर। तो चोर ये बात सुन के असमंजस में पड़ गए कि कैसा इंसान है, कि ये तो हमें तो आज जो है दोषी मान के सजा दी जा सकती थी, और वो सजा काटने में हमारा जो है जीवन निकल जाता, लेकिन इन्होंने तो सरासर हमारे को चोरी के इल्जाम से भी बचा लिया, और क्या है कि हमें जो है, बल्कि बोल रहे हैं कि बड़े हमारे तो मतलब चरित्र प्रमाण पत्र भी दे दिया कि ये तो इतने अच्छे इंसान है कि ये तो जाते हुए धन्यवाद भी, मतलब कि हम कहीं न चोरी का हमारे पे इल्जाम आया और ना ही इस बात का कि हम संस्कारी नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें जो है उनके एक वक्तव्य से, संत के एक वक्तव्य से, उन दोनों
के जीवन में परिवर्तन लेके आई। उन्होंने कहा, उन्होंने उस संत के चोरों ने संत के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ के स्पर्श करते हुए कहा कि ये कैसे आप जो है ना, हमें तो आप दीक्षित कर दीजिए, हमें दीक्षा दीजिए कि हम आपके पास चोरी की इच्छा से आए थे और आपने जो है हमें दोष देने की बजाय, हमें सजा सुनवाने की बजाय आपने हमारी तरफदारी की। तो संत ने कहा कि ये जब तुम आए थे मेरे पास, और ये जो मेरा कंबल है ना, ये मैं जानता था कि ये आपको वापस लेके आएगा, क्योंकि ये कंबल केवल एक साधारण कंबल नहीं है। इस कंबल को ओढ़ के मैंने तप किया है, साधना की है, मैं ध्यान लगाता हूँ इस कंबल को ओढ़ के। तो ये जो है धीरे धीरे सी बुनी रे चदरिया, मतलब ध्यान करते हुए बड़े आदर के साथ बुनी हुई चदरिया है। चादर जो है, जो कंबल ये लेके गए थे, इसको पल पल प्रार्थना से और मेहनत के साथ, सजगता के साथ बनाया गया है और सारे गुण इस कंबल में है। तो मुझे ये भरोसा था कि एक ना एक दिन तुम लोग वापस आओगे। तो जब पहले आए थे तब चोरी करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन आज जो है तुम एक शिष्य बन गए। तो ये शिष्य जो है, चोर के हृदय में भी, कोई भी जो है ना, हृदय जो भी है, कोई भी खराब, कोई भी इंसान खराब नहीं होता, लेकिन शिक्षा का दीपक किस तरह से हृदय परिवर्तन करके जीवन परिवर्तन कर सकता है, केवल ये बताना जो है, इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से मैं बताना चाह रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से जो इतने वर्षों बाद ये जो शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह की है? अब जो बदलाव किए हैं, पहले तो होता था, तकनीकी विवरण में ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी पहले 10+2 का रिवाज था, और अब जो नई शिक्षा नीति जो 2020 की आई है, उसके अंतर्गत 5+3+3+4, मतलब जो 5 जो बुनियादी वर्ष हैं वो किस लिए हैं? मूलभूत शिक्षा के हैं। उसमें क्या है? फाउंडेशनल लर्निंग आपको जो है वो दिखा देने पे जोर देना है। उसके बाद 3 इयर्स जो है वो प्रेपरेटरी तैयारी के हैं। उसके बाद जो 3 साल हैं वो मिडल और मध्य शिक्षा के हैं। जिसके बाद जो 4 जो वर्ष हैं वो है सेकेंडरी लर्निंग, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा के। इसमें भी आप देखेंगे, जब 5+3+3+4 की जब हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो समय अंतराल है वो किसको दिया गया है? 5 साल है, जो कि किस चीज के हैं? फाउंडेशनल लर्निंग, फंडामेंटल फाउंडेशनल लर्निंग, है ना, मूलभूत शिक्षा। तो मतलब फाउंडेशन तैयार करनी है। जब हम घर का निर्माण करवाते हैं ना, किसी भवन का निर्माण करवाना हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या किया जाता है? कभी भी देखे हैं कि भवन निर्माण के लिए हम जमीन से शुरू कर देते हैं? नींव, ईंट रखना, बुनियाद ईंट रखना, बुनियाद नींव दें। खोदी जाती है नींव ना? डाली। नींव डाली जाएगी, नींव के ऊपर जो है, और जितना ऊंचा भवन बनाना है, उतनी गहरी, जितनी बोलते हैं ना, नींव नींव जितनी मजबूत होगी मजबूत उतना ही मजबूत जो है बहुत वो होगी। भवन होगा। भवन तो होगा। वही चीज है मूलभूत शिक्षा में, जो शुरुआती 5 साल दिए गए हैं वो किस चीज के हैं? फंडामेंटल लर्निंग। तो मतलब जितनी मजबूत नींव होगी, भवन की सुरक्षा और मजबूती उतनी ही पक्की होगी, उतनी ही सुरक्षित होगी। और इसीलिए पूरी जो एनईपी है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत जो बुनियादी जो 5 साल हैं, प्रारंभिक मूल शिक्षा के जो 5 वर्ष हैं, उस पर बहुत जोर दिया गया है। और क्योंकि यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एक भव्य भवन का नक्शा है, यदि हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भव्य भवन का निर्माण करने के लिए नक्शा है, तो फिर हमारी ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो क्या है? उस भवन को कैसे निर्माण करना है, उसकी कार्य योजना है, उसकी प्लानिंग फेज है ना, किस तरह से बनाना है, कैसा बनाना है। तो ठीक इसी तरह से एनसीपी क्या निर्धारित करता है? तो एनसीपी ये निर्धारित करता है कि विद्यालयों में, स्कूल में शिक्षा किस प्रकार से दी जानी है,
विद्यार्थियों को जो उनका जो मूल्यांकन करना है वो किस प्रकार से होगा, वो कैसे किया जाएगा, और सीखने की जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को और भी ज्यादा प्रभावी और भी ज्यादा इम्प्रेसिव किस तरह से बनाया जाए, ये सारी चीजें एनसीपी में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बताई गई हैं। और वही अपेक्षा होती है कि जब भी कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम करे, तो वो इन सारी चीजों का जो है वो उस चीज को ध्यान रखे। और एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि वो जो रटने वाली जो शिक्षा है ना, कि रट के अपने शिक्षा करो, याद करो, पेपर दो और मूल्य अंक लेके आओ और खत्म, नहीं, उसको हटा के इसमें स्टूडेंट्स की जो लर्निंग स्किल्स हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी उनकी जो है उसको बढ़ावा देना, कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो, उसकी क्षमता को बढ़ाना। और उसके साथ साथ सहयोग और नेतृत्व, मतलब कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप जैसे जो गुण हैं वो भी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में, उनमें आए। ये सारी चीजें जो है इसमें डालने का प्रयास किया जाए। कहते हैं ना, जब ये इस तरह के बदलाव किए जा रहे थे तो उसमें क्या उद्देश्य था। पहले क्या होता था कि अब जैसे मान लीजिए अगर समान मापदंड रखे जाएं, अब मैंने कहा ना जैसे मूलभूत शिक्षा है, जो फंडामेंटल जो लर्निंग है, उसके लिए वैसे भी जोर दे रहे हैं ना कि वो जो है मातृभाषा भी उसमें इंक्लूड की जाए, और जो मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा जाए, कि उसका भी जो है उस प्रारंभिक जो शिक्षा है उसका ज्ञान होना जरूरी है, उसको भी शामिल किया जाए। उसका क्या कारण हो सकता है, उसका कारण है कि मातृभाषा जो है या हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है जिसमें हम आम बोलचाल करते हैं, वो अगर हमें मजबूती से आती होगी, अच्छी से आती होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सीखने की क्षमता है, हमारी जो बोलते हैं ना जड़ें, जड़ें जितनी मजबूत होंगी पेड़ क्या होगा उतना नहीं ही, मजबूत। उतना ही मजबूत होगा। जड़ें तो तभी कहते हैं ना, जड़ों से अगर जुड़े हुए हैं तो आप मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। और बच्चा बचपन से जिस भाषा में घर में बोलता हाँ, चलता है वो सीखता तो उसमें उस जल्दी है, बिल्कुल बिल्कुल वह सीखता जल्दी सीख उसमें जल्दी पाता है, है, और उसको आत्मसात भी बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी कर लेता है। बहुत जल्दी करता है। किसी और बिल्कुल, भाषा में समझने में उसे समय लगेगा, लेकिन अपनी बोलने वाली भाषा जो घर और में वो बोली जाती कॉन्फिडेंस जो, हाँ, और है, वो जो बिल्कुल। वो उसको उसी भाषा में जो है वो आएगा। तो ये सारी चीजें बुनियादी स्तर पे अगर मजबूती के साथ सीखी जाए तो इस सब का प्रभाव जो है वो जीवन तक, आगे तक जो है वो पड़ता है, वो जीवन में आता है। बोलते हैं ना, उससे क्या होगा। अब जैसे और यही है कि हमारा जो ये नेशनल करिकुलम जो है फ्रेमवर्क, उसको भी क्या, किस लिए ये बनाया गया, बोलते हैं बहुत एग्जाम्पल, क्योंकि आप सब तो शिक्षक भी हैं और विद्यार्थियों से सामना भी होता रहता है। अगर एक जैसी मापदंड हम अपनाएंगे तो शिक्षण प्रणाली जो है उसकी सार्थकता कम हो जाएगी। किस तरह से, एक उदाहरण अगर आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे लेकिन फिर भी जरूर शेयर करना चाहूंगी, कि जब एक शिक्षक ने कहा, और शिक्षक में विद्यार्थी कौन कौन थे, एक मछली थी, एक हाथी था, एक गिलहरी थी, एक बंदर था और एक पक्षी था। तो इन सब के लिए जब अगर हम समान मापदंड इनके शिक्षा के लिए रखेंगे, या इनके इवेल्युएशन के मूल्यांकन के लिए अगर रखे जाएंगे, और हम इन सबको एक ही टास्क देंगे, एक ही काम दे दिया कि आप सबने ये जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है इस पे चढ़ के दिखाना है, तो क्या होगा, क्या बंदर होगा। बंदर चढ़ जाएगा, मछली बेचारी मर जाएगी, हाथी पेड़ तोड़ देगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं और योग्यता के अनुसार और काम देना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, और मछली, अपनी मछली तो अपनी हार बेचारी वो तो जाएगी, ये मरी कार्य जाएगी सोच के ही शैली बेचारी डर वो तो। जाएगी। मछली का क्या हो हाल होगा, मछली तो हाँ, ये सोच के ही डर जाएगी, सोच के डर जाएगी। है ना, कि उसको तो मतलब ताउम्र, क्योंकि मछली ने तो केवल तैरना ही सीखा है, तो ठीक है। पेड़ पे चढ़ना तो उसके लिए तो एक बुरे सपने से जैसा होगा। तो उसको लिए तो अगर इस तरह की परीक्षा या इस तरह के मापदंड यदि हम किसी की क्षमता को मापने के लिए रखेंगे, तो मछली तो हमेशा जीवन भर इस उसमें रह जाएगी कि मैं तो एक अयोग्य प्राणी हूँ, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं जी है जी। ना। तो ऐसे मापदंड नहीं होने चाहिए कि जो किसी भी बालक के या जो विद्यार्थी है उसके मन में
ये घर कर दें कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। तो नई जो शिक्षा नीति है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सबके लिए जो योग्यता के अनुरूप हर हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट जो है वो विलक्षण है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं। तो अपनी क्षमता के अनुरूप, उस विद्यार्थी की क्षमता के अनुरूप जो है हमें उसकी खूबियों को, अगर वो खेल में अच्छा है, संगीत में अच्छा है, मान लीजिए गणित उसका जो है कमजोर है लेकिन संगीत में उसके जो है इतनी पकड़ है कि वो उसमें विलक्षण प्रतिभा अगर उसको रखता है, तो ये शिक्षक का काम है कि उसको वो उसकी रुचि के अनुरूप उसको जो है शिक्षित करे। और शिक्षित करे। जैसे जी, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था ना, ये संत वाला, तो उसने उस हम्म। देखा, उदाहरण देने का, उस प्रसंग को आज आप सबके सामने शेयर करने का उद्देश्य यही था कि आप इतने काबिल बनिए कि आप जो है अपने स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप उनको परिवर्तन करने में, उनके हृदय परिवर्तन करने में, उनकी सोच को परिवर्तन करने में आप अपनी क्षमता और मेहनत करें, है ना। यही आपकी व्यावसायिकता है। सबसे पहले तो उनके मन से डर निकालना कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए Exactly. बहुत कठिन है। क्या बोल रहे हैं? कठिन है। और ये भी नहीं। चीज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये जो है करने के काबिल हैं, ये आपने, ये भरोसा आपने दिलाना है, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना। है ना। तो हाँ। पैदा करने का काम जो है वो शिक्षक का है, क्योंकि हाँ। ये अब हम समझेंगे अगर प्रोत्साहित करके उसको प्रोत्साहित करके जो है हर छोटी पीयर टू छोटी पीयर, चीज में जो कार्य यस करने में वो समर्थ है, उन चीजों में प्रोत्साहित करना कि तुम कोई भी बिल्कुल कार्य करने में हाँ सक्षम। जी, पीयर टू पीयर लर्निंग, कि जो बिल्कुल एक अच्छा बच्चा है उसके साथ वीक बच्चे को बिठाकर उसकी वो देकर। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही तो एग्जाम्पल देने का मतलब भी यही था। और मैं क्योंकि पीयर टू पीयर लर्निंग। हाँ बिल्कुल। अब जैसे अगर मैं महान मैम जैसे दार्शनिक, डिसेबल बच्चा है बिल्कुल उसको भी जैसे, अपने साथ मगर इंक्लूसिव एजुकेशन। हाँ पूर्णता की बात अगर हम करें ना, तो मुझे बहुत वो हाँ जो जी, महान हमारे दार्शनिक रहे हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा विवेकानंद। था, हाँ स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो क्या है, शिक्षा जो मनुष्य में निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करे, कि मनुष्य में तो है लेकिन वो ये उसको अभिव्यक्त भी तो करे। और ये वो अभिव्यक्ति कौन करवाएगा, शिक्षक। तो शिक्षक। शिक्षा के माध्यम से जो है शिक्षक प्रयास करें और उनकी जो पूर्णता है, जिससे कि वो विद्यार्थी में पूर्णता आती है, उस चीज को अभिव्यक्त करने में जो शिक्षक जो है वो अपना सहयोग करे, ताकि शिक्षा मनुष्य की पूर्णता को अभिव्यक्त करने का साधन बन सके, वो व्यवहार में ला सके, है ना। और यही है कि जब शिक्षा हर बच्चे की प्रतिभा को पहचानने लगेगी, तभी शिक्षा वास्तव में राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन सकती है, तभी वो राष्ट्र के लिए सहयोगी हो सकते हैं, राष्ट्र के लिए उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। और यही चीज है। और किस तरह से, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट, हमारी जो ये जो नई जो शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा वो ये है ना कि रट के अपने लर्न करके अपने याद करके केवल लिख के आके अंक लेने का माध्यम नहीं रह गई है। और इसके लिए बिल्कुल जो तकनीकी बदलाव के साथ, अभी हमने देखा था ना कोरोना के टाइम में, हमने देखा कि किस तरह से हमें शिक्षकों को, आप लोगों को मेहनत करके, चाहे आप घर पे भी हैं, अगर आने जाने की साधन या रोक है, तो उसमें भी आपने घर रह के भी किस तरह से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा और शिक्षित करने का काम जो है आपने निरंतर करते रहे। इसके लिए भी तो इसका क्या मतलब है कि परिस्थिति के अनुरूप ढल के आपने किस तरह से अपने विद्यार्थियों तक पहुंच बनानी है, इसके लिए भी तैयार रहना है। और उसके लिए जो तकनीकी जो सहायता है, या जो निरंतर जो नई नई तकनीक आ रही है, उनके बारे में जानकारी लेनी है। देखा ना आपने, अगर मान लीजिए परिस्थितियां जो है हमारे अनुरूप नहीं है, परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां भी चल रही हैं, तो उसमें भी कैसे हमने, अगर हम एक
रिजिड उसमें लगेंगे ना कि हाँ भी नहीं, बदलाव के लिए अगर हम कोशिश नहीं करेंगे और समय अनुरूप अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम अपनी मजबूती, अपने आप को जो है कमजोर बना देंगे। जैसे देखें ना, अगर आंधी तूफान अगर आ जाता है तो क्या होता है, एक उदाहरण देती हूँ। अगर जंगल में आंधी आई और साथ में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत फैला हुआ था, लेकिन साथ में एक बांस का वृक्ष भी था, तो आंधी में कौन सा वृक्ष जो है, बहुत जोरदार आंधी आने के बाद कौन सा वृक्ष टिका रहेगा? बांस का। बड़े वाला। क्यों? नहीं, क्योंकि बड़े वो वाला हवा है, के जिसकी साथ अपने टहनियाँ आप ज्यादा है। को वो ढाल लेगा, जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ झुक जाएगा। उसी के साथ झुकने की उसमें दक्षता प्रवृत्ति होगी, जो, हाँ, क्षमता है, तो वो टहनियों वाला अपना में हवा के साथ जो है अपना रुख अपना करने रुख की, बदलने की रुख बदल लेगा। क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और यही चीज है कि हम परिस्थिति अनुरूप जो है अपने आप को ढाल के, अगर परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं तो परिस्थिति अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। और यही चीज हमें विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो है शिक्षण प्रणाली के माध्यम से, अपने शिक्षा के माध्यम से उनको समझानी है कि किस तरह से अगर आंधी परिस्थितियां विपरीत भी हो तो भी घबराना नहीं है, बल्कि अपना रुख परिस्थिति अनुरूप ढाल के अपने आप को, अपने कदम जमाए रखने, है ना। यही तो मतलब हम प्रकृति से भी कितनी सारी चीजें सीखने को हमें मिलती हैं। अभी हमने प्रकृति से ही हमें बताया कि सब लोग, प्रकृति हमें समझाती है ना, जैसे ये हमने उदाहरण दिया मछली और बंदर वाला, तो उसमें प्रकृति खुद बता रही कि मैंने जब जीवों को एक जैसी क्षमता योग्यता नहीं दी है, इसका मतलब सबके एक अलग 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 काम निर्धारित है। तो उसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं, उन्हें क्षमता अनुरूप विकसित करने का काम शिक्षकों का है। और यही चीज हमारी जो ये नई शिक्षा नीति है उसमें भी है कि इसीलिए ये बदलाव जरूरी है कि शिक्षा अपने साथ, अगर किसी को संगीत की रुचि है, खेल कूद की रुचि है, तो उसे उस रुचि अनुरूप उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको समझाया जाए कि हाँ आप इस फील्ड में बहुत अच्छा, आप इस चीज को भी है, इसको बेसिक लर्निंग आप सब लीजिए, अपनी मातृभाषा सीखिए, क्षेत्रीय भाषा सीखिए, ताकि आप स्टैंड कर सके, आप उसके बारे में जानकारी ले सके। लेकिन आप निपुण किस में है उसके लिए जो है आप उसकी और बेहतर तैयारी कीजिए, है ना। तो प्रकृति भी हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे माध्यमों से हमें बताती है और हमारे गुण कौशल को विकसित करने में हमारे को प्रोत्साहित करती रहती है। हम प्रकृति पे से भी सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से, किस तरह से जब हम शिक्षा के माध्यम से, शिक्षकों से भी मैं ये अनुरोध करूंगी कि वो केवल इसको व्यवसाय समझ के अगर काम करेंगे तो वो व्यवसाय की तरह ही खत्म हो जाएगा। अभी जैसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर परमानंद जी ने भी बताया कि मैं जो है वो माननीय उपराष्ट्र राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित हूँ। तो उसका कारण केवल ये है कि भले ही व्यवसाय, अब जैसे उन्होंने बताया ना कि वैसे तो मैं जो है ऑक्सिलरी टू पुलिस, जो हम पुलिस विभाग है उसमें भी कार्यरत हूँ, बतौर डीएसओ में काम भी कर रही हूँ, लेकिन साथ में मैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में न्यूज रीडर भी हूँ। तो ये दोनों जो है बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ना, कि कहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के लिए, मतलब उसको सुनिश्चित करने के लिए आपको किस तरह से काम करना पड़ता है। तो जब मुझे ध्यान है, जब शुरुआत में मैं इस विभाग में आई थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स में, जहाँ मुझे बहुत सारे जवानों को प्रेरित भी करना था और उनके बीच रह के काम भी करना था। तो जब मेरी जो बुनियादी जो ट्रेनिंग वहाँ हुई थी, तो आप लोग मानेंगे नहीं कि हमारे जो ऐसे ऐसे गुरु रहे विभाग में, जो जब स्टेज पे चढ़ जाए तो वो इस तरह से, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गाली गलौज उनकी शुरू हो जाती थी जवानों को ट्रेन करने के दौरान। तो ऐसा लगता था कि मैं, बाद में मुझे उनसे बोलना पड़ा, खैर फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी यादें हैं ना। तो मुझे उनसे कहा, कहना पड़ा कि सर आप जिस तरह से मंच पे जाके
आप इन जवानों को संबोधित करते हैं वो उचित नहीं है। तो उनके जो शब्द थे उनके ये थे कि अभी नई नई आई हो विभाग में, अब पता चलेगा जब यहाँ साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाएंगे ना, तब तुम इसी मंच पे चढ़ के इसी तरह से जो है इनके साथ व्यवहार करोगी, तब मैं देखूंगी। और आप मानिए कि मुझे अब वर्षों हो गए, 20 वर्ष से ज्यादा उस विभाग में हो गए, लेकिन कभी भी ना मुझे जरूरत पड़ी उनके तरह से संबोधन अपने जवानों को करने की, और ना ही कभी उनको ये जो है मौका मैंने दिया। तो ये सारी चीजें जो है, हमारी जो शिक्षा है वो हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे व्यवहार को अभिव्यक्त करती है ना। तो मैंने कहा ना कि ज्ञान जो है वो नहीं है जो केवल स्मृति में हो, हमारे दिमाग में हो। वो केवल वो जो हमारी जो पारंपरिक शिक्षा नीति थी उसमें क्या था कि आप रट लीजिए, आप स्मरित कर लीजिए चीजें, और बस जब पेपर हो आप अपने उस स्मरित चीजों को आप वहां पे लिख के आ जाइए और अंक ले लीजिए। लेकिन उससे आपका व्यवहारिक या चरित्र निर्माण जो है वो संभव नहीं। तो उसके लिए जरूरी क्या है, क्योंकि ज्ञान वो नहीं है जो आपकी स्मृति में हो, बल्कि वह है जो आपके व्यवहार में दिखाई दे। तो वो व्यवहारिकता आपको कहाँ से आएगी? अब देखा जाए तो अगर मैं बोलूं, मैं ऐसे विभाग में गई हूँ जहाँ ये आम बातें हैं, अगर हम किसी को अधिकार पूर्वक हम कुछ अपशब्द भी कहें तो वो चलता है, लेकिन चलता क्यों है? क्यों है? नहीं, बिल्कुल है ना। ये अगर हम मान के चले कि नहीं यहाँ तो चलता है, तो ये व्यवहारिकता हमें, ये बदलाव ये हमें अपने व्यवहार के माध्यम से लेके आ रहा है। और मुझे आज बिल्कुल बहुत फक्र के साथ मैं कहती हूँ कि मेरे सारे जवान जो हैं बहुत आदर के साथ, अपनेपन के साथ, जितनी कुशलता के साथ वो मेरे से सहज होके बात करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं, वो शायद मैं अगर दूसरी तरह से व्यवहार करती तो वो मन से कभी नहीं हो सकता। तो ये व्यवहारिकता शिक्षा के माध्यम से, ये व्यवहारिकता जो है हमारे अंदर आनी चाहिए और वो हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। ये तो शिक्षा की सफलता है। शिक्षित होने के जो मापदंड है ना वो हमारे व्यवहार में झलकने चाहिए। मैम अभी जो आपने कहा वो एक हिंदी में है कि अगर आप सम्मान देंगे तो आपको पलट कर सम्मान ही मिलेगा। अगर आप बिल्कुल अपमान के साथ किसी के साथ बात करेंगे तो सामने वाला अगर आपके मुंह पर नहीं करेगा, हो सकता है आप पद में अगर श्रेष्ठ हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि देखिए लेकिन वो बाद देखिए में कहेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब लेकिन देखिए जैसे सम्मान मन क्योंकि से करेगा सर आज वो आज मैं बहुत सारे उदाहरण जो है ना वो प्रकृति से लेके आई हूँ, क्योंकि अभी परसों की बात है, क्योंकि ये विश्व पर्यावरण दिवस भी था ना अभी 5 जून को, तो मैं भी शायद उसका भी प्रभाव है। और बहुत कुछ वैसे भी प्रकृति हमें सिखाती रहती है। तो यही चीज है जो आपने कहा कि अगर पेड़ हम बबूल का बोएंगे तो आम कहाँ से पाएंगे? कहाँ से होगा? है ना। तो यही यही चीज है। तो जैसे वैसे तो जिस विभाग में हूँ तो वो, क्योंकि आदेशों का पालन करना वहां की सतत प्रवृत्ति है और वो ना चाहते हुए भी वो मानते हैं। लेकिन वो चीज, वो जो स्तर जो आप अपने मन से करते हैं, मैंने आज के इस सेशन में शुरुआत में जो वाक्य बताया था कि चाहे तो वो सजा दे के भी उन चोरों का जो हृदय परिवर्तन करने का जो है ना प्रयास, कहते हैं ना कि हाँ भी चलो इसको दंड दे दो ताकि इसमें जो ये दोबारा ना इस चीज को करे। लेकिन शायद वो तरीका इतना प्रभावी ना होता जितना कि वो संत का तरीका था। उन्होंने उनको, वो जो चोर थे उनको नतमस्तक होने पे मजबूर कर दिया। क्यों उन्होंने केवल डायरेक्ट उनको उनको शिक्षा नहीं दी, उनको ये नहीं बोला कि नहीं गलत है, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। उन्होंने जो वो काम कर रहे हैं उसी काम की प्रति, उसी की तरह, उन्हीं की उस लेवल पे जाके कि चोर जो है किस मानसिकता के साथ आए, तो उन्होंने चोर जो चोरी करने आए थे उनको भी ये आभास करा दिया कि आप जो मेरे पास आए हो ना, तो आपने तो मेरे भाग्य जो है वो खोल दिए, आपने तो मुझे सम्राट का दर्जा दे दिया, वरना कौन किसी फकीर के पास आ रहा है चोरी करने। तो यही चीज है कि आप जो है परिस्थिति अनुरूप या विद्यार्थी की क्षमता अनुरूप या उसकी जरूरत अनुरूप आप पहले उसको समझिए, परखिए, जानिए
और फिर समझिए कि इसके लिए जो है किस तरह से इसको जो है बदलाव के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और यही चीज अपनी शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल करने का प्रयास आप सबका होना चाहिए। ठीक है ना? मैं एक सवाल था इस बीच में। हाँ हम बताएं। हम अपनी तरफ से हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि बच्चे की जो भी कुशलता है उस पर जाए, लेकिन माँ बाप का एक माइंड सेट है। एक तो उनके पास समय का बड़ा अभाव है कि माताजी भी काम कर रही हैं, पिताजी भी काम कर रहे हैं, बच्चे को देने के लिए समय जैसी चीज नहीं है। और अगर आप बच्चे को समय नहीं देंगे तो बच्चा वो परिपक्वता नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 6-7 घंटे हैं। लेकिन वो घर में भी है, अगर घर में भी उसे सही गाइडेंस मिले या साथ भी मिले, क्योंकि मैं अपनी भाषा में पेरेंट्स को बोलती हूँ कि सिर्फ आधा घंटे आप फोन छोड़ के बच्चे के साथ दुनिया भर की बातें कीजिए, पढ़ाई की बात मत कीजिए, आप दुनिया भर की बातें कीजिए, लेकिन बच्चे से बात कीजिए। आजकल हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो लोनली वाला वो बहुत लेकर आते हैं। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चा आके घर की परेशानी हमसे शेयर करता है कि मैम आप तो मुझे फिर भी सुन लेती है, मेरे पेरेंट्स को मैं अगर कुछ कहूँ तो वो मुझे कहता है बेटे अभी समय नहीं है, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, ऑफिस का ये अर्जेंट है, मैं ये कर लूँ फिर सुनता हूँ। और वो फिर वाला समय कभी आता नहीं है बच्चे के पास। ये मैं 9th से 12th के बीच की बात कर रही हूँ, जहां बच्चे को सबसे ज्यादा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, जहां बच्चा भटकेगा भी, सही गलत का उसे उतना ध्यान भी नहीं होगा, और बिल्कुल। ज्यादा 9th पूछने to पर 12th के बच्चों में बहुत कुछ ऐसा है वो कहना चाहते, कोई सुनने वाला नहीं है उनके। नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज है कि क्यों हम ये डिपेंडेंसी उन पे ये डालें कि वो अपनी बात जो है, पेरेंट्स के पास समय नहीं है तो क्यों नहीं वो अपने शिक्षकों के साथ वो चीज वो शेयर करने की जो है वो फ्रीडम एक महसूस करें कि हाँ, कि मुझे जो है ये फला फला जो भी टीचर है उसके पास मैं बेझिझक जो है वो जाके अपनी बात रख सकता हूँ। ये तो चीज हम ये करते वाली हैं मैम। लिबर्टी, नहीं मैं आप केवल एक उदाहरण नहीं है, तो ये हाँ हाँ, लिबर्टी केवल बोलने से नहीं आती है ना? उनके तो साथ यही बॉन्ड उसके क्रिएट लिए करना पड़ता है जिससे कि वो एग्जैक्टली खुल और सके। ये सारे एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप ये मैंने कहा ना कि देखिए पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो भी है दोनों वर्किंग है, तो वो समय नहीं दे पा रहे। साधन की कोई कमी नहीं है, चीज है ना। अगर शिक्षा ही प्राप्त करनी है तो मतलब आप या हमारे जैसे ये इस तरह के सेशन की जरूरत नहीं है। हम कभी भी कुछ भी, आजकल हर तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि किसी भी ना स्कूल जाने की जरूरत है। हम केवल अगर हम जो है हम अपने हाथ में मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे ना, तो हम अपने जिस भी विषय पे जानने की इच्छा होगी उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। लेकिन फिर बात वही आगे कि शिक्षक क्या है, केवल जानकारी नहीं देगा। शिक्षक क्या है, वो उसको एक भावनात्मक मिट्टी को, जुड़ाव भी। हाँ, हाँ, मैम वो ये सबसे जरूरी काम शिक्षक शिक्षक का है। सबसे और जरूरी उस भावनात्मक जुड़ाव है मैम। जी अब जी भावनात्मक जुड़ाव जो दे सकता है वो एक शिक्षक ही दे सकता है। एग्जैक्टली मैंने यही कहा। अब ये जो मैंने जो उदाहरण दिया था ना कि अपना मैंने जो हमारे जवान हाँ, जो होते हैं जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको ये समझ में आनी चाहिए कि केवल और केवल वो हमारे आदेश सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर कोई समस्या है तो वो बेझिझक अपनी समस्या जो है हमारे सामने रखें। ये हमारा काम है कि हम उनकी समस्या का समाधान जो है किस तरह से कर पाएंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो ये उनको सहजता, ये उनको ये भरोसा दिलाने का काम किसका है? ये हमारा काम। तो वो ठीक वैसे ही शिक्षक का क्या काम है कि अगर वो पेरेंट्स से हम, कोशिश हमारी क्या होती है, क्योंकि देखिए आप मैं किसी में कमी नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आप भी जो है ना हम अपने व्यवसाय से इतना सब बन जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमने तो ये पढ़ा दिया और ये इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब बाकी पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भी तो ये देखिए पेरेंट्स को हम शिकायत करके हम ये क्या बताना चाह रहे हैं कि वो बच्चे भी इस लेवल पे आ गए कि वो बोलते हैं कि हाँ भी ठीक है पेरेंट्स से शिकायत करेंगे, उनके पास वैसे ही समय नहीं है तो वो ही क्या ही करेंगे, वो घूम पे फिर हम पेरेंट्स टीचर्स पे डालेंगे। तो ये चीज बताए हमारा काम जो क्या होना चाहिए, हमने कंप्लीट शिकायत करने के बजाय हमें क्या है, हमें बदलाव लाने के लिए हम डायरेक्ट हम स्टूडेंट से बात करें ना। उसको सहज क्यों नहीं करते हैं आप कि वो रिस्पेक्ट करे, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ सहज, हर चीज की एक सीमा है, वो दायरा है, वो दायरा कौन बताएगा? वो दायरा समझाना का काम किसका है? वो भी शिक्षक का शिक्षक का है। है ना? और जी। इसीलिए
कि मैंने कहा ना कि अब चाहने के लिए, अब मैं ऐसे विभाग में हूँ जहां अगर मैं बहुत सहज के साथ, अगर मैं जो अपशब्द भी दो चार अगर ऐसे बोल दूं ना, तो वो सहज है उनके लिए, कि आदत वो ढल गए हैं उस चीज में, तो वो सहज लगता है। लेकिन वो मेरे लिए सहज नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा के कारण व्यवहारिकता, मेरे व्यवहार में नहीं, ये संस्कार हमारे जो माता पिता हैं तो उनके दिए हुए संस्कार हैं, हमें जो शिक्षक मिले हैं उनके दिए हुए संस्कार हैं कि, और इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको शुरुआत में, कि जो 5 वर्ष हैं बुनियादी फंडामेंटल लर्निंग के, उसमें सबसे ज्यादा अधिक समय दिया गया है कि अगर वो जो 5 वर्ष है मातृभाषा में बात करें, क्षेत्रीय भाषा में बात करें, ताकि जो है हमारी जड़ें, हमारी संस्कार, वो जड़ें हमारी शिक्षा में, हम वो जड़ें क्या है, शिक्षा में वो जड़ें हमारे जड़े संस्कार जो हमारी व्यवहार में ढलते जाते, ताकि हम जीवन के आगामी जब दूसरे पड़ाव आए ना, तो उन संस्कारों के साथ बढ़े, उनको आगे लेके आए, और उन्हीं के अनुरूप जो है हम अपना जो है सोचने की क्षमता डेवलप करें, उसी के साथ हम अपने विकास की जो है वो उस दिशा को आगे लेके आए। और यही शिक्षा और शिक्षक का काम है कि वो इस तरह से जो है अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करें, है ना। तो आगे समय के अनुरूप अगर हम, आज का विषय जो है मैंने वो समेटने की कोशिश की थी, प्रकृति के उसमें उदाहरण देने की भी कोशिश की थी। तो हमारा जो शिक्षक, नई जो शिक्षा नीति है उसमें ये, बजाय एक तरफा वो कि हाँ उसमें लय में जाने के, उसमें एक क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है, क्योंकि समस्या भी सबकी समान नहीं हो सकती ना, तो अगर जो भी है विषय अनुरूप है या परिवार के अकॉर्डिंग है, जिस भी तरह से, क्योंकि सबकी सोच अलग है, समस्या अलग है, और परिस्थिति अलग है, तो लगी। परिस्थिति के अनुरूप जो है, जो भी है समाधान वो करने की क्षमता उनमें हो, ये भी एक शिक्षक को देखने का, सोचने का जो है वो माध्यम होना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि जब शिक्षा हर बच्चे की प्रतिभा को पहचानने लगे, तभी शिक्षा वास्तव में राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनती है। और यही हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो ढांचा है, उसका जो मूल बेसिक जो दर्शन है वो भी इसी में निहित है ना। तो अब जो है मैं इसका जो है आज के इस सेशन का समापन करने से पहले, मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की उस भावना से प्रेरित 2 पंक्तियां हैं उनसे जरूर करना चाहूंगी, कि शिक्षा का दीप जलाएं हम, ज्ञान का नभ उजियारा हो। शिक्षा का दीप जलाएं हम, ज्ञान का नभ उजियारा हो, हर बालक की प्रतिभा खिले, भारत फिर से विश्व गुरु हमारा हो। तो यही जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका मूल मंत्र है, और उसी के माध्यम से सभी जो है राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी हमारे विद्यार्थी निभा पाए, और हम केवल पेशेवर शिक्षक न बन के उनके लिए राष्ट्र निर्माण में अपना जो है, अपनी भागीदारी जो है वो देने के लिए हम शिक्षक, बतौर शिक्षक एक माध्यम बन सके। धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग करेंगे मौर्य जी के लिए। थैंक यू वेरी हमारी मच बड़ी सर। बहन थैंक यू श्रीमती मैम। किरण शर्मा मौर्य जी ने बहुत ही बेहतरीन आज के सेशन को लिया है, और हमें बहुत गर्व हो रहा है। देखिए, हमारे पास 10 मिनट है। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग केवल, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइन का जो चाहते हैं वह अपने माइक को खोल करके, ओपन करके 1 मिनट का फीडबैक देंगे। एक लाइन का, सॉरी, 1 लाइन का फीडबैक देंगे, 1 या 2 लाइन का फीडबैक। सबसे पहले सर मैं ही शुरू करूंगी आदत के अनुसार। हाँ, बोलिए मैम। किरण मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि एक ऐसी संस्था जो सर की है और उसके साथ आप जैसे लोगों के साथ जुड़ना,
वो सौभाग्य हो जाता है। और आपने ये जानकारी बहुत ही आसान तरीके से बताई है, जो हम चाहेंगे कि आत्मसात करें और अपने बच्चों तक पहुंचाएं। कोटि कोटि धन्यवाद मैम आप। Yes. नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते मैं मैम। राधिका। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है सर, एंड मैडम आपको भी। और आपने एनईपी एंड एनसीएफ के बारे में बहुत कुछ बताया है, और बच्चों की रुचि रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, ये आज मैंने सीखा है। और ये हम अपने मीन्स अपने काम में भी हम लोग अप्लाई करेंगे ना, जरूर करेंगे। और बहुत कुछ सीखा है, लाइक मूल्यांकन कैसे करें एनसीएफ में, और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें आज हमने सीखा है मैम आपसे। बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट। नमस्कार मैम। मैम। मैं सरिता राठौर, श्रीमती किरण शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस संस्था द्वारा हमें जोड़ा और इतनी अच्छी जानकारी हमें एनसीएफ, एनईपी और पीएचडी की दी, और प्रकृति से जुड़ी हुई कहानियों पर आधारित दी। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते मैम, मैं मितुल पटेल। जैसे कहते ना, अतिथि देवो भव, सही में आज आपने वो देवत्व हमें दर्शन दिए। मैं पहले उत्साहित थी कि मैम आएंगे, कुछ तो नया कहेंगे, कुछ तो नया कहेगा, और सही में नया इस प्रकार ज्ञान दिया ना कि कुछ हमारे में कमी थी, वो आज उस ज्ञान से पूर्ण हो रही है, ऐसा हमें फील हो रहा है। हृदय की अनंत गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में हमारा सर का भी धन्यवाद। थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, शानदार और सुंदर रहा। प्रस्तुति आदरणीय किरण जी की बहुत गुण रही, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और इम्प्लीमेंट करने का अवसर आ गया है कि हम लोग अपने शिक्षण कार्य में इन सारी चीजों का इम्प्लीमेशन करें, ताकि और अच्छा समाज को हम दे सकें। जय हिंद। अभी जो आवाज आ रही थी, आप सब जो जोरदार क्लैपिंग करेंगे सम्माननीय डॉक्टर योगेश्वर दुबे जी के लिए। सम्माननीय डॉक्टर योगेश्वर दुबे जी प्रिंसिपल हैं स्कूल के, और वह जुड़े हुए हैं, और उनकी इस वक्तव्य का मैं दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप सभी जल्दी जल्दी बोलिए, आप वेट। नमस्कार मैडम। हाँ, एक एक करके। प्रीति मैम बोल रही हूँ मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम, जब भी आप आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही रहता है, तो इस बार भी आप आए और एनसीएफ और एनईपी के बारे में जो आपने बताया, तो लगा जैसे आप उससे रिलेटेड, हमें जैसे हम पाठ्यक्रम वगैरह में पढ़ते हैं इससे रिलेटेड वैसा कुछ बताने वाले रहेंगे, लेकिन आपके एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, जो सीधा मतलब हमारे अंदर तक चले जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत प्रैक्टिकल वे में आप समझाते हो, जो बहुत अच्छा लगता है और बहुत नया भी लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच मैम, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्कार निशा मैडम, मैं जय रमनी पोदार इंटरनेशनल स्कूल से। वैसे तो हम लोग शिक्षक समझते हैं कि जैसे बच्चों को थोड़ा डांट दिया जाए या कुछ मतलब उन पे थोड़ा सा सख्त जैसे हम लोग रहते हैं। तो आज आपका जो हमने व्याख्यान सुना, उसके बाद जैसे कि जैसा बच्चे जिस मतलब हर बच्चे में अलग अलग क्षमता होती है, उसके अनुरूप अगर हम उसके साथ फ्रेंडली उनसे मूव करेंगे तो वो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और आपने कहा था धीरे धीरे से बुनी चदरिया, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए आपके बताए आपका मार्गदर्शन लेकर हम आगे ऐसा ही कार्य करना चाहेंगे। बच्चों की जो रुचि होगी उसके अनुसार, और उनके दोस्त बनकर, जैसे कि वो हमसे ना डरे, हमसे अपनी जो जो भी उसकी परेशानियां वो हमसे बताकर, तो कोशिश करेंगे आपसे कि आप जैसा बताए हैं वैसा अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किरण मैम। मेरा नाम हेतल मणियार है, और मैं एक ही लाइन में जो चाणक्य ने बोला है, आचार्य चाणक्य ने बोला है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता।
नहीं होता, प्रलय और निर्माण जो है उसकी गोद में पलते हैं। तो यही एक सेंटेंस जो है ना मैम, हमें बहुत सब कुछ सिखा देती है कि हमें जो भी समाज में, राष्ट्र में जो भी बदलाव लाना होता है, तो वो एक शिक्षक चाहे, और सारे शिक्षक, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ एक शिक्षक चाहे, पर यदि सारे शिक्षक मिलकर ये कार्य करेंगे तो जरूर बदलाव आएगा। नमस्ते। मैं रेखा बारी, नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल से। सबसे पहले मैं अ, परमानंद शुक्ला जी का धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने हमें एक मंच दिया जहाँ पर हमें ये सब सीखने को मिलता है। किरण मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी बातों में, छोटी सी बातों में, जैसे गागर में सागर भरने जैसी बातें यहाँ पर चरित्रित करके हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो धन्यवाद। गुड इवनिंग किरण मैम, मैं सुनीता चांदना, जॉनसार पब्लिक स्कूल चक्राता, देहरादून उत्तराखंड से। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। आज मैं सोची थी, मुझे यहाँ पर हमारे चक्राता में कुछ ऐसी घटना घटी है। तरुण नागपाल मैम है हमारे बीच में, उन्हें पता है। वहां बल्कि आज पाठ था कि भाई आप आइए, श्रद्धांजलि हेतु कुछ करेंगे जो मन की शांति हो पाए उनके लिए। तो आज जब मुझे पता चला मॉर्निंग में, मैंने देखा कि मैम का सेशन है, तो मैं मतलब नहीं जा पाई। मतलब आपका सेशन मुझे इतना अच्छा लगता है, मैंने कितने सालों से अटेंड कर रही हूँ मैं। परमानंद शुक्ला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें उन्होंने अपने साथ रखा है। कई कई बार होता है कि वो मतलब लगता है कि हम क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, बट हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखिए, मैं इसमें जरूर बोलना चाहूंगी। वैसे तो मैं अभी सिर्फ, क्योंकि डॉक्टर परमानंद शुक्ल जी केवल आपके फीडबैक ले रहे हैं, और लेकिन देखिए यही वो चीज है कि जैसा कि अभी मैम आपने कहा कि कुछ ऐसी अनहोनी भी हो गई थी जहां आप शायद जाने के लिए सुबह से ही तैयारी भी थी और मन भी था, और मतलब अनिवार्य भी थी परिस्थिति अनुरूप। लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि जब आपको पता चला कि आज मैं इस सेशन को लेने वाली हूँ, आप उस ऐसी परिस्थिति में भी इस सेशन को ले पाई। ये जो है, ये भावनात्मक जुड़ाव, यही भावनात्मक जुड़ाव हमें अपने शिक्षकों को जो है, बच्चों के साथ ये भावनात्मक जुड़ाव जो है ये लाने की जरूरत है, ताकि वो कैसी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, अगर अच्छी हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर परिस्थितियां विपरीत भी हैं तो वो किससे साझा करें। तो शिक्षक जो है वो भावनात्मक जुड़ाव भी अपने बच्चों के साथ डेवलप करने की क्षमता रखें। ऐसा ही परिवर्तन जो है इस शिक्षा नीति जो है वो अपेक्षित करती है। और यही कारण है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो मापदंड है जो होना चाहिए, वो केवल एक पेशेवर बनाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना है। यही शिक्षा का सही मायने में उद्देश्य है। और यही जो है वो भावनात्मक जुड़ाव जो है वो शिक्षा के माध्यम से या हमारे व्यवहार के माध्यम से, देखिए हम केवल जो इस आभासी मंच पे हमारी मुलाकात होती है, लेकिन हमारी जो जुड़ाव है वो हम ये डिसाइड करने के लिए, जब मैंने अपने जवानों का उदाहरण दिया ना, वो भी यही था कि वो तो वो बाउंड है, वो उनका ड्यूटी है कि उनको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो पहचान है वो पद के बाद भी अगर वही सेम सम्मान वो मन से आपको कर रहे हैं, तो असल में ये आपकी व्यावहारिकता है और वही असल में आपका जो है सच्चा सम्मान। तो मैं आपकी भी बहुत आभारी हूँ कि आपने समय भी निकाला और इस उसमें जो है आपने इस सेशन को, और आप जैसे जो लोग हैं, शिक्षक हैं, आपकी वजह से ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। धन्यवाद आप। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर मेरा नाम तरुण नागपाल है। जो मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है मैम जो मैं आपको एक्सप्रेस करके बता सकूं। आपके कारण जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जो आपने वो
स्टोरी सुनाई मैम, उससे भी कुछ अलग सा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब सुन के भी लग रहा था कैसा इंसान कैसा है, इसको कैसा हमें सीखना चाहिए, कैसा काइंड होना चाहिए। मतलब आपके द्वारा मिली गई जानकारी मैम मेरे को तो बहुत प्रभावशाली, और जो कि मैं आगे बच्चों को भी यही ज्ञान दूंगी जो आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। पहली बात तो मैम मुझे क्या खुशी है कि आपसे इंट्रोड्यूस हुए, आपसे मिले किरण शर्मा मैम। मतलब मेरे को, मैंने आपको जैसे पहले बोला, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ कि हम आपके साथ जुड़े हैं, सर के साथ जुड़े हैं, और सर ने नई जानकारी दी है एनईपी के बारे में, एनसीपी के बारे में। और आपके द्वारा जो जानकारी मिली है वो अद्भुत है, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। धन्यवाद मैम, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैम जो चांदना मैम है ना, सुनीता चांदना मैम, वो बहुत दुखी है। दुखी तो मैं भी हूँ मैम, जो कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है मैम जो हम बयान नहीं कर सकते मैडम, वो हमारे दिल से निकल नहीं सकता। ऐसी घटना है ना मैडम जो हम बयान नहीं कर सकते, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिल भी दुखी है आप उस और आत्मा एक भी बहुत दुखी है मैडम, हमारी तरुण आत्मा नागपाल भी बहुत। मैम, क्या आप उस घटना को एक लाइन में बता सकते हैं, कौन सी घटना घटी है? सर जहाँ पे चांदना मैडम रहती है वहीं पे मेरी सिस्टर भी रहती है, मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसे हुआ था। लेकिन जो अभी घटना घटी है सर, एक मेरी को सिस्टर है, उनके जवाई है, 35-36 ईयर्स के थे वो। रात में उनके घर अच्छा डिनर प्रोग्राम था, सब कुछ हुआ, अच्छा था, सब कुछ निपट गया। मॉर्निंग सुबह 5:30 तक सर वो बिल्कुल अच्छे थे, सोए हुए थे। एक आधे घंटे में क्या हुआ सर, वो दोबारा नींद से जगे नहीं सर। ओहो। उनकी पूरी जो फैमिली है ना, हम देख के शॉक्ड है सर। वो माँ बाप के सिर्फ एक ही बच्चा था सर, और वो भी बहुत मंतों के बाद हुआ था, इतनी छोटी एज में चला गया तो सर वो। बहुत ही तकलीफ वाली, हकीम झटका है बहुत ही सर तकलीफ हमारे वाली लिए। बात है। हम सभी उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो है उसको गति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी जो है इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन उस बच्चे के साथ है, उस परिवार के साथ है, और इस दुख की घड़ी में हम सभी ज्ञान शक्ति परिवार उस परिवार के साथ है। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी अ, मैम नागपाल जी ने बताया और सुनीता चांदना जो इस कार्यक्रम में मैम शामिल हुए थे, बहुत बहुत दुख की घड़ी के समय भी ये सच में सराहनीय है कि वो जो है इस सेशन से जुड़ी, और हम शायद इस सेशन के माध्यम से उनके इस दुख के पल में उनके साथ अपनी जो है खड़े हैं, ये बताने के लिए, समझाने के लिए, और शायद कुछ ऐसे पल दे पाए कि वो अपने इस दुख के समय भी जो है वो हमारे साथ शामिल होके एक परिवार की तरह शामिल होके जो है हम उसमें थोड़ा सा सहयोग उनको उस समय कुछ समय के लिए जो है, बाकी ये सारे जो जो घटना हुई है उसका केवल और केवल समय ही जो है उसकी भरपाई कर सकता है। जी। लेकिन जरूर हम सब एक परिवार की तरह से प्रार्थनारत हैं कि बहुत जल्दी वो इस दुखद घटना से उबर कर, भले ही बच्चों के साथ ही या किसी के साथ भी जो है, जीवन के आगे जो पल हैं उनको जो है समेटने में और उनको जो है उनके दिशा देने में जो है वो लगे। मैं बहुत भारी मन से ये कहते हुए कि समय जो है जल्दी इनके जो घाव हैं उनको भरे, ये प्रार्थना करती हूँ। तो फिल्में नहीं जुड़ी है क्या? थैंक यू। डॉक्टर सीमा शर्मा जी, अच्छा आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। सर समस्या का तो निवारण कर लेते हैं, है यहीं पर मौजूद हूँ पूर्णतः सशरीर। जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते मैम। मैं ये
सबसे पहले मैं आप सबका, दोनों लोगों का बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करती हूँ इतना अच्छा सेशन देने के लिए। शिक्षक जो होता है वो समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ समय व्यतीत करने का साधन नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र में आप जाइए तो अगर कोई एक गलती करता है तो वो शायद एक इंसान, एक परिवार के साथ गलती हो जाएगी। कोई कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो डॉक्टर को हो का हो या वकील को हो, लेकिन अगर शिक्षक से कोई एक गलती हो जाती है तो उसका भुगतान जो है पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो इस सेशन के माध्यम से हमें जो है ये चीज सीखने को मिली है कि कैसे जो है हम विद्यार्थियों के, उनकी भावनाओं को छूकर, उनके मन के अंदर जाकर जो है निकाल कर और उन्हें जो है विकास के पथ पर ले जाएं और उन्हें जो है समझा सकें, जिससे कि कम से कम वो गलत कार्य तो ना करें, एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में अगर आप में से कोई एक अंतिम में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, हमारे पास समय अभाव है। और आज के सेशन में जो है, अब हमने हर हर समय का जो है एक सीमा होती है, और हर बेटा कार्यक्रम का। जी मैडम। कौन बोल रहे हैं? सर पता नहीं, पर शुरुआत मैंने की तो समापन भी मैं ही कर देती हूँ। हम जी जी। किरण मैम का तो हम धन्यवाद कर ही रहे हैं, पर हर चीज के लिए जो माध्यम होता है ना, हम मैम तक कैसे पहुंचे? आपके द्वारा। अगर हम आपसे नहीं जुड़ते तो हम किरण मैम से भी नहीं जुड़ते। तो हम किरण मैम का तो धन्यवाद कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सहज तरीके से हमें चीजें दी। और उसके भी अलावा मैम, आपको पता है कारण एक चीज निकल कर आई कि आपको ये अवार्ड क्यों मिले, क्योंकि आप बात बहुत सहज तरीके से कहती हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि चिल्लाकर अपनी बात मत कीजिए, अपने शब्दों में वजन दीजिए। तो आप उसका ज्वलंत उदाहरण है कि आप जो बात कहती हैं वो प्रभाव डालती है। आप चिल्लाकर बात नहीं करती हैं, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। तो आपका तो कोटि कोटि धन्यवाद है ही, सबसे पहले पीएचडी का एक्सप्लेनेशन देने के लिए, क्योंकि हम तो पीएचडी डॉक्टरेट ही मानकर बैठे हुए थे। जी जी। और पीएचडी का मतलब ये भी है, ये हमें आज पता चला। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि परमान सर के साथ जुड़ जुड़कर हम आपके साथ आगे भी जुड़ें। भी तो हमारी कक्षाएं रहती हैं, तो हम चाहेंगे कि अगली बार फिर कुछ अच्छी रोचक कहानियों के साथ आप हाँ प्रकट। बिल्कुल। जरूर। तो कक्षा जो है वो ज्वलंत हो जाती है, और सबका ना बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि लगता है हाँ सुने और थोड़ी देर सुन लेते हैं। आनंददायक, आनंददायक, राइट। रोचक। जी बहुत जी जी। सुंदर। थैंक यू सो मच एक मैम, बार थैंक सभी यू सो लोग मच सर। जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और इसी कड़ी में मैं सम्माननीय डॉक्टर योगेश्वर द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा आज के इस कार्यक्रम में वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सम्माननीय योगेश्वर जी। आदरणीय बड़े भाई और हमारे गुरु तुल्य डॉक्टर परमानंद शुक्ला जी, आदरणीय बहन किरण जी। चूंकि मैं इस समय रास्ते में अति आवश्यक कार्य से हूँ, इसलिए कैमरा नहीं खोल पा रहा हूँ और मैं फुल टाइम अटेंड कर रहा था। बहुत आज का कार्यक्रम बहुत भी शानदार और मार्गदर्शन से युक्त था। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमें जोड़ने के लिए आप सब लोगों का हार्दिक हृदय से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय से निकाल कर जो विद्यार्थियों के लिए, भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए जो नई नई टेक्निक्स, नए उदाहरण और सबसे बड़ी बात है सरलतम भाषा में सरलतम तरीके से किस तरीके से कार्यान्वयन हो, इस पर प्रकाश डाला, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और सभी लोगों का, जितने भी हमारे मेहमान और सम्मानित शिक्षक बंधु जुड़े हैं, उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आदरणीय किरण जी को और आदरणीय शुक्ला जी। धन्यवाद। और सम्माननीय जी ने वोट ऑफ थैंक्स दिया। और अब जो है हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहे हैं
फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए। फीडबैक फॉर्म इत्मीनान से भरिए, आराम से भरिए, तो बहुत जल्दीबाजी नहीं है। आज आप जो है उसको भरेंगे, 3 दिन के अंदर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आज की सेमिनार का सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। और जो लोग सीपीटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके लिए जो है विशेष सत्र आज का रहा है, और उन सभी को भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उन सबको भी सर्टिफिकेट आज का अलग से दिया जाएगा। और साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम से, आज के ट्रेनिंग सेशन से, और जो लोग फीडबैक फॉर्म भरेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग किसी को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि सभी स्क्रीनशॉट हमारे पास है। जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब का जो है स्क्रीनशॉट हमारे पास है, सबकी फोटो है। और इसलिए जो है आप लोग ही फॉर्म भरेंगे, उतने ही लोगों को दिया जाएगा जो लोग आज जुड़े हुए हैं और फॉर्म भर रहे हैं। किसी कोई क्वेश्चन है क्या? एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर मैं राधिका सर। सर फीडबैक फॉर्म आप भेजेंगे सर? कुछ लिंक वैसा भेजेंगे क्या? फीडबैक लिंक भेजेंगे सर आप बाद में? जी मैम ऑलरेडी आ चुका है राधिका मैम। चैट बॉक्स में सर भेज चुके मैडम हैं। चैट बॉक्स में है, चैट बॉक्स में से किया आप हुआ। कर लीजिए, कॉपी करके आप डाल लीजिए। सर अभी अभी कॉपी ओपन कर नहीं हो लीजिए। रहा। हाँ देखिए, फीडबैक फॉर्म जो है अलग चैट बॉक्स से में है। नहीं दिया जाएगा किसी ग्रुप में। सर ने डाल दिया था। सर अभी जब मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं फीडबैक फॉर्म के क्वेश्चंस पढ़ रही थी। चलो इसको कॉपी करो। सर कॉपी करने की जरूरत है या वहीं पर खोल के फिल कर दें? आराम से करने बोल रहे हैं मैम सर। सर तो लिंक उस पे भेज देना ना, फीडबैक फॉर्म का, ग्रुप पर। खुल जी जाएगा। सर। ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा, आप कॉपी कर लीजिए। सर ये कॉपी करना है या कहीं से लिंक खोल के फिल करना है? मैम सर ये कॉपी कॉपी भी करके तो आप नहीं हो रख रहा है ना। लीजिए, उसके बाद भर दीजिए इसको ना। कॉपी कर लीजिए उसको। ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर यस मैडम। सर मेरा चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है सर, इसलिए मैं पूछ रही थी कि आप पर्सनल भेज सकते हैं सर, इफ यू डोंट माइंड।